नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पर हिंदुस्तान के कसते शिकंजे की, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और प्रताड़ना पर लगाम लगाने के लिए हिंदुस्तान के मास्टर स्ट्रोक की। राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के बावजूद बांग्लादेश की सांप्रदायिक कट्टरता और जिहादी जरूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने अब ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब जिहादियों की कट्टरता हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की पावर सप्लाई को रोक देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश पहले से ही पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में यदि हिंदुस्तान की पावर कंपनियां जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है उसने हाथ अपने खींच लिए तो बांग्लादेश पर अंधेरे का राज कायम हो जाएगा। बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली प्रतिदिन सप्लाई करने वाली अदानी समूह का करीब 9000 करोड़ रुपया बांग्लादेश पर बकाया है। विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी से जूझ रहा बांग्लादेश इतनी बड़ी रकम देने में फिलहाल असमर्थ है। ऐसे में अदानी समूह बांग्लादेश को सप्लाई करने वाली बिजली को रोक सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जो अवश्य भावी दिखता यानी हो सकता है, क्योंकि पैसा अगर नहीं मिलेगी कंपनी को तो वो अपनी सप्लाई रोक देगा। तो अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में अंधेरे का साम्राज्य कायम हो जाएगा और अंधेरा वहां पर छाया रहेगा। यूसुफ की आंतरिक सरकार के पास इस क्राइसिस से निपटने के लिए कोई प्लान के सिवाय इसके अलावा कोई प्लान नहीं है कि वो कटोरा लेकर अपना हाथ भारत के सामने फैला दे और रहम की भीख मांगे और कहे कि बिजली बिल अभी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ी सी छूट दे दो। बिजली सप्लाई रुक जाने से बांग्लादेश की आमदनी का मुख्य जरिया यानी कॉटन इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इस इंडस्ट्री का योगदान 85% है, जो पूरी तरह बिजली की उपलब्धता पर काम करती है। देश के बिगड़े हालात के कारण इंडस्ट्रीज पहले से ही मंदी की मार झेल रही है बांग्लादेश में, और विदेशी मुद्रा का भंडारण भी पहले से लगातार कम होता जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरत में काम आने वाले सामान के आयात भी प्रभावित हो रहे हैं। यदि हिंदुस्तान ने या अदानी, एनटीपीसी सहित 4 जो बिजली कंपनियां बांग्लादेश को बिजलियां सप्लाई कर रही हैं, उन कंपनियों ने अपने बकाये के भुगतान होने तक यदि बिजली की सप्लाई रोक दी तो बांग्लादेश की केवल बिजली ही गुल नहीं होगी बल्कि उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाएगी। कोविड महामारी के बाद से दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश का भी नाम शुमार था। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था। कोविड के बाद बांग्लादेश की जीडीपी 7% की दर से आगे बढ़ रही थी। बांग्लादेश की तरक्की और आर्थिक मजबूती में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। बांग्लादेश की जरूरत की बिजली का करीब 28% यानी तकरीबन 2850 मेगावाट बिजली भारत सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिनमें से भारत की 4 पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, जिनमें अदानी पावर अकेले 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। उसके बाद एनटीपीसी 750 मेगावाट, एसईआईएल और पीटीसी 250 यानी 250 मेगावाट की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। लेकिन बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंदुस्तान की इन बिजली कंपनियों को बांग्लादेश से मिलने वाला भुगतान नहीं हो पा रहा है, और यह कब तक हो पाएगा यह कह पाना भी आज की तारीख में मुमकिन नहीं है। अकेले अदानी ग्रुप का करीब 9000 करोड़ बांग्लादेश पर बकाया हो चुका है और यह रकम रोज के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक सप्लाई अदानी ग्रुप ने बंद नहीं किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर अदानी समूह से बातचीत तो कर रही है, लेकिन भुगतान की दिशा में कोई हल होता दिख नहीं रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश चुका पाएगा अदानी के बिजली का बिल? क्या कट्टरपंथी बांग्लादेश को डुबो देंगे अंधेरे में? क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी को हिंदुस्तान देगा उसके किए की सजा? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और यह भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अदानी समूह यदि अपना हाथ खींच लेता है तो बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा और बांग्लादेश जरूरत की बिजली और कौन कौन दे सकता है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या बांग्लादेश जल्द अंधेरे की जद में डूबने वाला है? क्या बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर जल्द ताले लगने वाले हैं? क्या अडानी अपने बकाये से लेंगे बांग्लादेशी हिंदुओं का बदला? क्या हिंदू कंपनियों के बकाये से बांग्लादेश के सुर में बदलाव आया है? बांग्लादेश में आज महंगाई आसमान छू रही है। बिजली पर आधारित कपड़ा समेत तमाम उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है।
महंगाई से निजात पाने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार देश में ब्याज दरें बढ़ाने जा रही है। वहीं अब जब बांग्लादेश के पेट पर भारी लात लगी है तो अपने देश में जारी इस भारी महंगाई के बीच अपने हाथों में बंदूक की जगह कटोरा आता देख बांग्लादेश के जिहादियों ने अपने सुर बदलकर हिंदुओं के लिए प्रेम का राग अलापना शुरू कर दिया है। अतीत में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी बांग्लादेशी संगठन जमाते इस्लामी ने अपने मुल्क पर भारत का बकाया देख हिंदुओं से भाईचारा रखने की बात कर रहा है। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान के मुंह से हिंदुओं के लिए टपकने वाले इस शहद का कारण 9500 करोड़ से अधिक का वो बिजली बिल है, जिस वजह से इन दिनों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हिंदू मंदिरों के चक्कर लगाते और जन्माष्टमी पर बांग्लादेशी हिंदुओं को बधाई देते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण है बांग्लादेश में मंडराता वो भयानक आर्थिक संकट, जहां अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पास भारतीय कंपनियों के बिजली बिलों को चुकाने के पैसे तक नहीं है। भारत की बिजली कंपनियों का 30 जून 2024 तक बांग्लादेश पर 9,500 करोड़ से अधिक का बकाया है। बांग्लादेश पर अडानी पावर, पीटीसी इंडिया, एनटीपीसी, सेल और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों का लगभग 9,600 करोड़ का बकाया है। अडानी पावर का लगभग 6,700 करोड़ का बांग्लादेश पर बकाया है। सेल एनर्जी का बांग्लादेश पर लगभग 1,200 करोड़ का बकाया है, जबकि पीटीसी इंडिया का 600 करोड़ और एनटीपीसी का लगभग 800 करोड़ का बांग्लादेश पर बकाया है। बिजली आपूर्ति का पैसा बकाया होने की समस्या गंभीर होने के पीछे बांग्लादेश का वर्तमान आर्थिक संकट है। वर्तमान आर्थिक संकट से बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा के भंडार पर संकट आ रहा है। वर्तमान आर्थिक संकट से बांग्लादेश आईएमएफ की ओर रुख करने को मजबूर है। यानी जब खुद पेट पर बनाई तो बांग्लादेश के कट्टर मौलाना मौलवी देने लगे भाईचारे की दुहाई। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अडानी पावर समेत तमाम हिंदू कंपनियां बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार का बदला लेने के लिए क्या करती हैं और आखिर भारत बांग्लादेश के इन जिहादियों की पावर कट करने के साथ साथ पूरे बांग्लादेश की बत्ती गुल करने के लिए कितना तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो बांग्लादेश बकाये की भुगतान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बकाये का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में हिंदुस्तान उसके साथ क्या करेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आकाश जिंदल ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं, सुरेश कुमार गोयल राजनयिक हैं उनके, और मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवा हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहले शुरुआत में सुरेश कुमार गोयल जी से करना चाहूँगा। अगर गोयल साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो अभी स्थिति है पावर क्राइसिस की बांग्लादेश में, और ख़ासतौर पर इस क्राइसिस के बीच में भारतीय कंपनियों का जो बकाया है, वो बकाया वो दे नहीं पा रही है बांग्लादेश, क्या आपको लगता है अभी तक, हालांकि अदानी समूह ग्रुप ने और जो जितने भी भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने अपना सप्लाई बंद नहीं किया है, क्या ये राजनयिक संबंध है जिसके कारण से, या जो एग्रीमेंट की डील है उसके हिसाब से सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये सप्लाई कब तक जारी रहेगी? जब तक पैसे का भुगतान नहीं हो जाता है तो ये सप्लाई जो है कब तक जारी रहेगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका असर दोनों देशों पर कैसा रहेगा। गोयल साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या आपने अनम्यूट करें अपने मोबाइल को एक बार? अच्छा, जी अब आ रही है। मैं म्यूट पर नहीं। जी अब आ रही है। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैं अभी एक्चुअली ज्वाइन किया अभी, तो आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया, तो जरा एक बार मेरा सवाल ये है कि एक बिजली बिल जो है, जो भारतीय कंपनियों का है, वो करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का है, और दोनों देशों का जो राजनयिक संबंध है उसके कारण अभी जो है सप्लाई जारी है। क्या ये कितने दिनों तक रह पाएगा, और अगर ये सप्लाई भारत रोकता है तो राजनयिक रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बकाया है ये 9,000 करोड़ का, ये बकाया 1 दिन का या 2 दिन का तो नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, ये बकाया जहां तक मुझको मालूम है, अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी कि ये एक तरह से एक्यूमुलेटेड एरियर्स हैं। ये पिछले 5-6 महीने के एरियर्स से जो है पेमेंट नहीं हुई है। ये इसमें से कुछ पेमेंट जो है शेख हसीना के टाइम की है, उसके बाद में जो सप्लाई हुई है वो है। ये तो पहली बात तो इसके लिए कहना कि अगर जो बकाया है वो खाली BNP और जमात की वजह से है तो थोड़ा शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी, वो पहले का भी है। वो दूसरी चीज ये है कि
जहां तक बिजली नहीं, सप्लाई किसकी करी गई वजह थी, से बकाया है ये नहीं, बकाया तो है जब शेख हसीना के टाइम से है, लेकिन जबकि सरकार वहां पर शेख हसीना के थी तो कंपनियों को चिंता नहीं थी, उनको लगता था देर सवेर हमारा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अब कंपनियों को चिंता है कि अब पता नहीं पेमेंट होगा कि नहीं होगा। मैं उसी बात का जवाब दे रहा था जी, जब जी। आपने कहा ये। जी तो अब जो है सिचुएशन ये है कि अगर डर है कि क्योंकि सरकार वो है जो कि थोड़ा सा इंडिया से उनका जो रिलेशन है या थोड़े जो व्यूज है वो शेख हसीना से मेल नहीं खाते हैं, तो शायद पेमेंट रुक जाए। जहां तक मुझको लगता है ये बांग्लादेश को मालूम है कि उनको अगर अपनी इकोनॉमी चलानी है, इकोनॉमी चलाने जी, के लिए जिंदल साहब उनको आऊंगा मैं। जी इकोनॉमी चलाने के लिए उनको बिजली जरूर चाहिए। बिल्कुल। और बिजली के लिए अभी उनके पास जो भारत से बिजली जा रही है, अडानी का जो जो पावर सप्लाई है, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन बहुत कम है। उनकी अपनी डोमेस्टिक सप्लाई इकोनॉमी के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल तो अगर उनको अपनी इकोनॉमी चलानी है तो उन्हें बिजली चाहिए और बिजली उनको भारत से ही मिल सकती है। ये एक डिपेंडेंस वाला मामला है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी एक भारत से गुस्सा निकालने के लिए अपना ही नुकसान करेंगी। तो देर सबेर मेरा ख्याल है ये चीजें रेगुलर हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो आपने कहा, राजनयिक संबंध, बांग्लादेश किसी भी हालत में, जैसी उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, किसी भी हालत में भारत से अपने रिश्ते इस हद तक खराब नहीं कर सकता है कि उनको वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाए। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये चीज संभल जाएगी। टाइम लगेगा, अभी चेंज हुआ है ये, लेकिन ऐसी उम्मीद मेरे को नहीं है कि वो बकाया जो है उसका भुगतान ना हो। बिल्कुल, बकाये के भुगतान के आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम पूछेंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आकाश जिंदल जी कुछ बीच में ही बोलना चाह रहे थे। मैं आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, बताएं। वैसे सवाल तो आपसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी सवाल नहीं पूछूंगा, आप जो कहना चाह रहे थे पहले वो बताएं। मुकेश जी, पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपको, एक बड़ा ऑफ बीट, एक बड़ा नया टॉपिक उठाया है और आप पहला चैनल है जिसने इस पे शो किया है। बाकी मुझे लगता है इस बार फॉलो करेंगे तो आपको देश के नंबर 1 एंकर हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 चीजें आपसे उम्मीद की जाती हैं। अब जहां तक बांग्लादेश की बात है, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब, गोयल साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत इज्जत करता हूं इनकी मैं। क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान के बिना या हिंदुस्तान की पावर की मदद के बिना से या हिंदुस्तान के बिना अपनी इकोनॉमी चला सकता है? आज वो जो लड़खड़ाई हुई इकोनॉमी है, डगमगाई हुई इकोनॉमी है बांग्लादेश की, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान से अलग थलग होके बांग्लादेश को उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले आपको बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो है पिछले 3 साल का बता दूं। कोरोना के बाद से बांग्लादेश की इकोनॉमी उस तरीके से संभल ही नहीं पाई है। वैसे भी आप जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है जिसका बांग्लादेश पे असर पड़ा है। IMF के दरवाजे को लगातार जाता है। अब होगा क्या? अब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, तीनों से कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी और कहीं ना कहीं से पैसा लिया जाएगा ताकि जो इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है उसके लिए पैसा आ सके और हिंदुस्तान की कंपनियों का भुगतान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुकेश जी, इसके बीच में सबसे रेलिवेंट आप जो बात कही है रॉयट्स की, वो बात पे टच करना चाहूंगा। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि रॉयट्स जो हैं उसे बहुत बहुत महंगे पड़ेंगे। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है 10 दिन के रॉयट्स, अगर 10 दिन के रॉयट्स से इकोनॉमी बंद होती है तो नुकसान वो 10 दिन का नहीं होता, नुकसान होता है इकोनॉमी को कम से कम 200 दिन का। एक एग्जांपल बांग्लादेश को समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति की दुकान चला दी जाती है तो उसके बैंकर्स, उसके क्रेडिटर्स, उसके एम्प्लॉय, उसके क्रेडिट साइकिल सब इंपैक्ट हो जाता है। जो 25 साल से दुकान कर रहा था, तो वो जो है उसको दोबारा उस लेवल पे लाना बहुत लंबा समय लगता है और बहुत मुश्किल काम होता है। बांग्लादेश को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ सिंबॉलिक चीजें नहीं, उन्हें आज के बाद, पहले तो जिन्होंने रॉयट्स किए हैं उनको पेनलाइज करना होगा। दूसरा, आज के बाद रॉयट्स ना हो, ये चीज दुनिया को दिखानी होगी। ये बांग्लादेश के हुक्मरानों के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज को दुनिया को एग्जिबिट कर पाते हैं, सर्टिफाई कर पाते हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए। 10 सेकंड और दूंगा। आज पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, आज पाकिस्तान में ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं आता, ना ही उनको लोन मिलते हैं। क्यों? तो बांग्लादेश को मैं कहूंगा अपनी जो है ये जो राइट्स वाली चीज है इसको सुधारे और दुनिया के सामने दोबारा से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करें, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। शिवाजी साहब के पास जाएंगे।
शिवाजी साहब, एक जो सवाल है, जो चीज़ अभी गोयल साहब ने कहा, जो जिंदल जी ने कहा, इसके अलावा एक सवाल है कि भारत जो है, अदानी ग्रुप खासतौर पे, या जो भी बिजली कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं, सबक सिखाना यदि आपको बांग्लादेश को, तो हम बिजली सप्लाई रोक सकते हैं, लेकिन जो बिजली कंपनियां यहाँ पर बिजली उत्पादन कर रही है, खासतौर पे 1600 मेगावाट जो है हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। अभी ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी 12 अगस्त को सरकार ने एक फैसला लिया और जो गोड्डा में जो अदानी का जो पावर सेक्टर जो वहाँ पर जो इनकी कंपनी है, उस कंपनी से पावर पहले केवल बांग्लादेश को भेजा जाता था, लेकिन अब जो है डोमेस्टिक के लिए भी उनको सप्लाई करने का अधिकार जो है उन्हें दे दिया गया। क्या भारत सरकार इस अधिकार देने के बाद से ये सोच रही कि बांग्लादेश को सप्लाई बंद किया जाएगा एक सजा के तौर पे, या एक स्ट्रैटेजी के तौर पे कि हमारी सुविधा लेकर के आप हमारे लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कदम जो है ये सराहनीय है और इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए बांग्लादेश देशों को सबक सिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल। देखो मुकेश, होता क्या है कि जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, वो काफी प्रिकेरियस है। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जाएगा और एक प्रकार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो करीब करीब 5 अगस्त के बाद जब से शेख हसीना वहां से भागी हैं, उसके बाद जो एंटी हिंदू राइट्स हुए हैं, उसके बाद अवामी लीग के ऊपर भी हमले हुए हैं जो पार्टी रूल कर रही थी, काफी हिसाब से वहां पर आप देखेंगे फंडामेंटल रेडिकलाइजेशन का बढ़ावा हुआ है। जमाते इस्लामी जो कि एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बैन कर रखा था शेख हसीना ने, उसको अभी वो बैन हटा लिया है। उसका जो यूथ विंग है उसका भी बैन हटा लिया गया है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो अब सक्रिय हो रही है, वो जो एंटी इंडिया है, जो कि प्रो पाकिस्तान है। तो इसको मद्देनजर रखते हमें ये चर्निंग इफेक्ट देखना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश के अंदर, इसके अंदर आईएसआई तो इन्वॉल्व है ही, मगर सीआईए भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश होगा कि नजदीक यूएसए और इंडिया आर नॉट ऑन द सेम पेज। जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा था शेख हसीना की गवर्नमेंट पे कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड दें, क्योंकि वो मिलिट्री एक प्रकार से वहां पर पोर्ट बनाना चाहता था, अमेरिका जो उसने मना, हाँ वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता था जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो मना करने से ये कार्रवाई सारी हुई। कहने का मतलब यह है कि वाकई जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है 2-3 जगह में। ये सच्चाई है कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे भी अच्छा नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जब कोविड-19 के बाद जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनकी इकोनॉमी को बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास ने तो कमर ही तोड़ दी है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई, नेपाल में हुई, तो बांग्लादेश जो कि एक अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका बहुत अच्छा कर रही थी, तो करीब करीब 2 साल से उसमें भी गिरा हुआ है। मगर अब जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाएगी और एक प्रकार माहौल होगा भारत के साथ, अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते तो फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बांग्लादेश इसको सहन नहीं कर पाएगा। देखो बांग्लादेश एक प्रकार पुअर कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था और उसके जो इकोनॉमी थी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी 3-4 साल पहले। मगर अब जिस प्रकार से उसका कार्रवाई है, या तो वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो भारत के बगैर वो रह नहीं सकते। चीन उनको मालूम है डेब्ट ट्रैप में डाल देगा आपको, और कहीं ना कहीं यूएस जो है वो भी अपना फायदा देखता है। इसलिए ये जो एनटीपीसी और अडानी ग्रुप जो आपको पावर दे रहे हैं, क्योंकि पावर आपकी एक प्रकार से हार्ट है इकोनॉमी का, तो पावर चाहिए। तो अगर पावर नहीं मिलेगी और अगर आप पैसा पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर अडानी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, बंद कर सकती है। मगर भारत एक कॉशन कर रहा है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को कि अगर आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करते हैं और हिंदुओं के अगेंस्ट अभी भी वायलेंस होता है, या आप रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, या भारत की तरफ रोहिंग्या को भेजने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक डर पैदा करना बांग्लादेश में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि शायद जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, कहीं ना कहीं यूएस की तरफ झुकाव है। तो हमारा
एक प्रकार कॉशन करना बहुत जरूरी है मुकेश साहब। बिल्कुल बिल्कुल शिवाजी साहब, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था वो मैं अब मुझे तो गोयल साहब से मैं ये सवाल पूछता हूँ। गोयल साहब, ये जो बिजली का बिल देना एक अलग मसला है, लेकिन ये जो सरकार का जो फैसला आया है कि अब जो अदानी जो गोड्डा में जो उनका प्लांट है, उस गोड्डा प्लांट से अब डोमेस्टिक सप्लाई भी यानी भारत को भी सप्लाई कर पाएंगे, यानी 1600 मेगावाट से अगर अदानी ग्रुप जो है डोमेस्टिक सप्लाई करता है तो यानी वो जो सप्लाई बांग्लादेश को हो रहा था उसमें कटौती करेगा या नहीं तो बंद करेगा। क्या ये एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है बांग्लादेश को? क्या इसका कोई असर रिश्तों पे भी पड़ेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इस तरह ये जो चीज है एक समझा जाए कि मैसेजिंग हो रही है कि अगर आप हमको बिजली का बकाया बिल नहीं देंगे तो हमें बिजली की सप्लाई काटनी पड़ सकती है वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है हमें इस तरह से देखना चाहिए कि कोई भी समझदार पार्टी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या सरकार हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां उनको लगता है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो दे रहे हैं, वो पूरी नहीं दे पाएंगे तो एक्सेस बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स पहले से सोच करके रखे जाए। तो मैं जो डोमेस्टिक गोयल साहब, मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मैंने कहा कि सरकार स्टेट, क्योंकि बिजली बिल की चिंता नहीं है, 9,500 करोड़ आज नहीं कल मिल जाएगा, जो आपका एग्रीमेंट हो मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश पे एक तरीके से लगाम कसने के लिए भारत सरकार ने, क्योंकि पहले जो ये जो प्लांट था, पहले इस प्लांट में था कि आप डोमेस्टिक सप्लाई नहीं कर सकते। ये एक 12 अगस्त को एक इंटरिम फैसला आया सरकार का एक नोटिफिकेशन के जरिए कि अब आप जो है अदानी ग्रुप ने जो गोड्डा का जो प्लांट जी मैं जानता हूं और मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा था जी कि इस बात में अगर समझा जाए कि भारत सरकार उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए या मैसेजिंग कर रही है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूं। एक तरह से ऑल्टरनेटिव जो है तैयार किए जा रहे हैं कि अगर किसी वजह से होता है, ये गारंटी नहीं, किसी वजह से होता है तो डोमेस्टिक सप्लाई करने में कोई रुकावट नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि उनको बिजली की सप्लाई काटी जाएगी या रोकी जाएगी, या उनको एक वार्निंग दी जा रही हो कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, जब रिलेशंस में हमारे कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होगा तो बिजली की सप्लाई में फर्क पड़ जाएगा। मेरे ख्याल है ऐसा कोई भी अभी मैसेज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गोयल साहब। ब्रेक का समय हो रहा, ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि 1600 मेगावाट का उत्पादन है, 1600 मेगावाट वो बांग्लादेश को दिया जा रहा है, फिर भी डोमेस्टिक सप्लाई करने का आदेश जो है, जो इंट्रीम ऑर्डर है, उसका क्या मतलब है? तो अगर भारत को डोमेस्टिक सप्लाई करेगा तो फिर बिजली उत्पादन एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश से या तो कटौती होगी या बंद होगी या कुछ नया उत्पादन जो है वो किया जाएगा, जिसका कोई आसार अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। कोई प्लांट उसी तरीके की कोई घोषणा भी अदानी ने नहीं की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन सवालों का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बिजली बिल क्या जो बकाया है वो क्या बांग्लादेश दे पाएगी, और क्या बिजली बिल बकाये के जरिए या बकाये के भुगतान का दबाव बना करके भारत कोई संदेश बांग्लादेश को देना चाहती है। आकाश जिंदल जिसके पास जाएंगे। आकाश जी, जो सवाल मैंने गोयल साहब से जो पूछा था वही सवाल मेरा आपसे भी, कि आपको लगता है कि इस बिल के भुगतान को लेकर के या डोमेस्टिक सप्लाई का आदेश दे करके बांग्लादेश को कोई संदेश देने की कोशिश भारत कर रहा है? मुकेश जी, मैं इसे इस तरीके से पुटअप करूंगा। देखिए, अडानी ग्रुप जो है एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस ग्रुप है, बहुत अच्छी उनकी मैनेजमेंट है, और जो है बड़े तरीके से बिजनेस करने वाले लोग हैं वो। तो उन्हें जब कहीं ना कहीं ये अंदेशा हुआ होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स की तलाश की। देखिए, कोई भी व्यापारी मुकेश जी होता क्या है, अगर उसका लगता है कि उसके पैसे की रिकवरी डाउट में है, संशय में है, तो उस चीज से अलग हटना चाहेगा। व्यापार के ये नियम है। यहाँ बांग्लादेश की ड्यूटी आ जाती है कि वो आके सेटिस्फाई करे, जो भी व्यापारी है, कोई भी कंपनी है, सिर्फ अडानी की बात नहीं कर रहा, ABC कोई भी कंपनी है, उसको सेटिस्फाई करे कि हाँ, हम आपकी पेमेंट समय पे दे देंगे। अब बांग्लादेश जो है कितना जल्दी IMF को अप्रोच करता है, कितना जल्दी ADB, IMF की टीम तो शायद अगले महीने जाने वाली है, ADB वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करता है। अब बांग्लादेश की सरकार के ऊपर है कि कितना जल्दी वो टाई अप्स करे और कितना जल्दी ग्लोबल कम्युनिटी जिसमें हिंदुस्तान है उसको सेटिस्फाई करे कि हाँ, हम जो है इस स्थिति से उबर जाएंगे और आपको जो है पेमेंट्स कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज बांग्लादेश के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। पावर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना दुकान चलेगी, ना घर चलेगा। बांग्लादेश को मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, बांग्लादेश ने
मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ये पंगा ले लिया है, इसे बहुत बहुत भारी पड़ेगा। एज एन इकोनॉमिस्ट कह रहा हूं, उनको अब जो है 2 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि पहले ही तकलीफ चल रही थी, पहले ही स्लो डाउन का शिकार था बांग्लादेश, पहले ही आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। ऐसे में आपने इस तरह की मुसीबत अपने लिए मोल ले ली है। अब बांग्लादेश की सरकार के ऊपर है, वहां के हुक्मरानों के ऊपर है कि दुनिया को साबित करें कि उनकी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ गई है। जितना जल्दी साबित कर देंगे उतना अच्छा। इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा, आज लोग हिंदुस्तान के ऊपर बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को मानना पड़ेगा कि आज इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी, आज हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है बलोच का, हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर 10 सेकंड और दूंगा, इस तरीके से मैनेज किया हुआ है, तभी ये 8.2% जीडीपी ग्रोथ आई है 2023-24 की। ये जादू से नहीं आई है, ये इसी वजह से आई है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेज है। यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जैसा सीएम है, हिंदुस्तान की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसीलिए ये इस तरह की ग्रोथ दिखती है। यही जादू है, यही हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सक्सेस का राज। बिल्कुल, शिवा साहब के पास जाएंगे। शिवा साहब, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो, कोई भी हो, उसको भले भारत से पंगा ले, लेकिन लौट के उसे फिर से भारत के पास ही आना पड़ता है। बांग्लादेश में सरकार चाहे किसी भी की हो, निर्भरता भारत पे उनकी बनी रहेगी। लेकिन भारत क्या अपनी शर्तों पे बांग्लादेश से अब आगे के रिश्ते बनाए? क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा भारत की चिंता यह है कि वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उनकी जो प्रताड़ना हो रही है, उसके लिए वर्ल्ड में कोई देखने वाला नहीं है सिवाय भारत के। तो क्या भारत को बांग्लादेश से जब आगे के रिश्ते के बारे में बात हो, तो क्या उसमें अपनी शर्तें रखनी चाहिए कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारी पहली शर्त होगी? हाँ बिल्कुल, देखो मुकेश साहब, एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो दोनों देशों के रिलेशनशिप होते हैं उनपे बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर आप जैसे मालदीव का एक एग्जांपल दिया, जब मोहम्मद मीजू थे वो आए थे इंडिया आउट प्लेटफॉर्म पे, और आज वही गवर्नमेंट है वो भारत की तरफ झुकी है और भारत के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। ये उनको भी पता, मालदीव को, कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि आपका नेक्स्ट नेबर है, फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, आपकी इकोनॉमी को बचा पाएगा। इसी प्रकार से बांग्लादेश को अगर आप देखें कि दोनों, ये मैं मानता हूं कि जो वहां पर अब डेवलपमेंट हुई हैं उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा ज्यादा हुए, एंटी हिंदू भी हुए और एंटी अवामी लीग भी हुए। मगर जो भी गवर्नमेंट वहां आएगी, अभी चाहे वो अभी मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर है या आने वाले समय में हो सकता है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के हो, उनको मालूम है कि भारत के साथ उनके अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते तो उसकी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है भारत को भी ये समझ है कि हम ये नहीं सिलेक्ट कर सकते बांग्लादेश में गवर्नमेंट कौन सी आएगी। हमें क्या करना है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसके साथ एक वर्केबल हम रिलेशनशिप रखें, क्योंकि ये भारत के भी हित में है। अगर आपके बांग्लादेश के साथ वर्केबल अच्छे रिलेशन नहीं हुए तो आप एक वैक्यूम क्रिएट करो जिसका चीन इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान की आईएसआई वहां गढ़ बनाएगी। तो सच्चाई है, सोच समझ के हमने चलना है। और जो ये पावर की बात हो रही है, सच्चाई है कि वो हम ऑल्टरनेटिव सोर्स क्यों ढूंढ रहे हैं। बात ऐसी है कि हमारी जो पावर है, स्पेशली अडानी ग्रुप और बाकी जो कि 10,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, अगर वो नहीं दे पाते और किसी तरीके से हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट जगह होनी चाहिए। मगर क्या वो उनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स है बांग्लादेश के पास? वो तो है नहीं। तो सच्चाई ये है, मैं ये कहूंगा दोनों देशों के रिलेशनशिप इतनी जल्दी अप एंड डाउन नहीं होते। जो भी गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश की वो रियलिस्टिक होगी, वो समझेगी कि भारत के साथ रिलेशनशिप रखना उनकी इकोनॉमी मजबूरी है और भारत भी इस चीज को समझेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक वर्केबल रिलेशन बांग्लादेश के साथ हो, इररिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट आए। जो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते वो तो बांग्लादेश के लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के चलना है और डिप्लोमेसी के हिसाब से मैं यही कहूंगा, कुछ एक हमने 4 स्टेप लिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने ये बड़ा डर है कि इलीगल माइग्रेशन बहुत हो सकती है, क्योंकि हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर पोरस है, चम्बल नदियां जाती हैं, रिवराइन टेरेन है, रोंगिया आ सकते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स इंडिया की तरफ आ सकते हैं। दूसरा, हमने जो मोहम्मद यूनुस को बहुत सख्त बताया है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है उसकी आप ध्यान दें, उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान दें। और तीसरा, हमने ये बताया है कि जो आपकी इकोनॉमी है
वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, पावर सेक्टर स्पेशली। तो भारत के साथ अगर आप रिलेशन ठीक नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत हम के। और चौथा जो हमने ये कहा है कि आप जो रिलेशनशिप ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई, जो स्पेशली जमात इस्लाम और बीएनपी, ये आपको लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान करने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल उनके सामने भी है एक प्रकार श्रीलंका का। जब श्रीलंका की हालात खराब हुए तो चीन जो है उसने हेल्प नहीं की, उसने प्रेशर डाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। वो भारत ही था जिसने 4.1 बिलियन डॉलर उनको लोन दिया और वो आज रिवाइवल की स्थिति में। तो मुझे लगता है ये हिकअप्स हैं, बांग्लादेश समझेगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मेरे को लगता है इकोनॉमिस्ट, वो समझेंगे कि अगर भारत के साथ उनके रिलेशन ठीक नहीं हुए, इकोनॉमी रिलेशन नहीं हुए, तो जो बांग्लादेश जो एक रिवाइवल पे था, जो कि एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनका बहुत अच्छा कर रही थी, वो समय दूर नहीं। एक ट्रैक पे बांग्लादेश लौट रहा था, उस ट्रैक से ये घटना, ये जो तख्ता पलट जो है उस ट्रैक से उसे डीरेल एक तरीके से कर रहा है। गोयल साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, मैं समझाऊंगा आप हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे कि जो मोहम्मद यूनुस है वो अपना फेस सेव कर रहे हैं और उनके साथ बांग्लादेश के भीतर में चैलेंज ये है कि उनको बीएनपी से जूझना पड़ रहा है, उन्हें जमात इस्लामी से जूझना पड़ रहा है। क्या बांग्लादेश के जो यूनुस अभी जो इंटरिम सरकार के जो प्रमुख है वो जिस तरीके से मंदिरों में जा रहे हैं, जिस तरीके से जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं, ये एक संदेश वर्ल्ड कम्युनिटी के, भारत ही नहीं मैं कहूँगा वर्ल्ड कम्युनिटी को देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिहादियों के दबाव में नहीं, हम कट्टरपंथियों के दबाव में नहीं है। क्या एक शुभ संकेत ये माना जाए कि यूनुस जो है वो भारत के साथ जो है अच्छे संबंध कायम करना चाहते हैं और वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ देश को ले जा रहे हैं? देखिए, जो हम हिंदू माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं उसके दो पहलू हैं जी। एक तो ये है कि हिंदू माइनॉरिटी, जो हिंदू पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की, वो ज्यादातर लोग समझते थे कि वो अवामी लीग के नजदीक है। और जो अब जो रिएक्शन हो रहा है, पहले भी हो रहा था, जो उनके इस्लामी पार्टी, इस्लामिक एलिमेंट्स वो मंदिर तोड़ रहे थे या स्टैच्यू तोड़ रहे थे, वो रिएक्शन था अवामी पार्टी के खिलाफ एक तरह से। तो अगर आप मोहम्मद यूनुस उनके पास जाकर के उनकी जो फीलिंग्स है उनको एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दो मैसेज हैं जहां तक मैं समझता हूं। एक तो वो कह रहे हैं कि अगर अवामी पार्टी सरकार में नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अवामी पार्टी के साथ में थे पहले जो हिंदू भाई थे वो हमारे खिलाफ हो जाए। हम अभी भी उनके साथ में काम कर सकते हैं और वो हमारी पॉपुलेशन का एक अभिन्न हिस्सा है। एक तो मैसेज ये। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर भारत को चिंता है हिंदू माइनॉरिटीज की, क्योंकि ये बात सही है कि हिंदू माइनॉरिटी बायलैटरल रिलेशन में एक बहुत अहम मसला है ये। अगर कुछ ऐसा होता है, हमारे जो बायलैटरल संबंध है उन पर असर पड़ेगा, ये सब जानते हैं ये। तो एक तरह से भारत को, जैसा कि आपने कहा, कि भारत को एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम भी वाकिफ हैं कि इनकी जो माइनॉरिटीज है उनकी रक्षा करना हमारा काम है और हम रक्षा करेंगे ये। तो आप इसलिए हमारे साथ रहे, हमारी मदद करें, चिंता मत करें, हम उनके साथ में रहेंगे और अब उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल। मोदी जी ने जो 15 अगस्त को लाल किले से जो संदेश दिया था, मुझे लग रहा है कि उसका असर यूनुस पे हो रहा है और शायद उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मैं आकाश जी आपसे आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से बिजली सप्लाई, केवल बिजली की बात ना करें हम, अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि हमारा पड़ोस में अगर कोई गरीब देश है, अगर इकोनॉमिक हालत उसकी ठीक नहीं है, वो जूझ रहा है और भारत पे पूरी तरीके से डिपेंड है, क्या एक गरीब देश या एक आर्थिक मोर्चे पे जूझ रहा देश भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है? अगर ऐसा अच्छा नहीं है तो भारत की इकोनॉमी जो है और बांग्लादेश की इकोनॉमी अगर चेंज होती है तो भारत की इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी बहुत सारे ट्रेड संबंध हैं जिसमें दोनों देशों को फायदा हो रहा है। अगर बांग्लादेश डूबता है तो भारत को भी इसका कुछ ना कुछ तो नुकसान आर्थिक मोर्चे पे उठाना ही पड़ेगा। मुकेश जी, बहुत आनंद आता है आपके साथ सोच करके, इतने इंटेलिजेंट और इतने बढ़िया सवाल जो आप पूछते हैं इकोनॉमी को लेके, बहुत आनंद देते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों एंगल है इससे। पहला एंगल तो ये है, अगर हमारा पड़ोसी इकोनॉमिकली डाउन जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, वो हमारे लिए बिल्कुल आपने सही कहा तकलीफ की बात है। क्योंकि अगर पड़ोसी जो है उसमें दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट आ ही जाएगा। घूम फिर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस बात में कोई जो है छुपाव नहीं है, बिल्कुल। दूसरा इसका एक और एंगल भी है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था, वो ये है कि बढ़िया वाला इम्पैक्ट ये है
कि बांग्लादेश कभी टेक्सटाइल में हिंदुस्तान के साथ कम्पीट किया करता था, बांग्लादेश आगे बढ़ा। अब बहुत से देश जो हिंदुस्तान के साथ कभी कम्पीट किया करते थे, जैसे चाइना, आपके साथ एक बड़ा अच्छा शो किया था, चाइना हिंदुस्तान के मुकाबले लड़खड़ाया हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ढीली हुई है। पाकिस्तान तो ढीलेपन की नई नई जो है डेफिनेशन इजाद करता जा रहा है, वो तो और ढीलेपन में और तरक्की करता जा रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी पसंदीदा जगह बन जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं, आज मैं प्राउडली, चाहे लोग कहें एरोगेंटली, आकाश जिंदल डॉक्टर कहना चाहेंगे, हम ग्रोथ वाले हैं, हम पीस वाले हैं, हम स्टेबिलिटी वाले हैं। हम ही हैं जिनके पास पीस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। इसीलिए मुकेश जी आपने पद देखा है 82,000 के झंडे गाड़ के हमारा सेंसेक्स स्ट्रांगली उससे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान, चारों तरफ हलचल चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान ग्रोथ, स्टेबिलिटी, पीस ऑफर कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में, और दुनिया इसके हिंदुस्तान को सैल्यूट कर रही है। आज स्लो डाउन का मौका है। आज से 15 दिन पहले कहा जा रहा था कि यूएसए शायद रिसेशन में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप, सब जगह से फंड्स आ रहे हैं। और मैं तो डेटा की बात कर रहा हूँ, 82,000 से ऊपर का हमारा सेंसेक्स है, जिसमें दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। जीडीपी ग्रोथ 8.2% हमने एग्जीबिट किया 31 मार्च को। अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ की हमने जीएसटी कलेक्शन ऑफर किया। तो दुनिया को दिख रहा है। एक चीज आकाश जी, एक चीज, कॉटन इंडस्ट्री, बांग्लादेश की कॉटन इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इस पूरे तख्ता पलट और पावर कट से। क्या ये मौका है भारत के लिए कि वहां की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो भारत में शिफ्ट हो सकती है? भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, भारत के लिए जो है बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाती है। भारत के लिए, भारत बिजनेसमैन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आज की तारीख में टेक्सटाइल्स के अंदर भारत बहुत ग्रो कर सकता है। और टेक्सटाइल्स के अंदर मुकेश जी, आप तो जानते हैं, आप वेटरन हैं, कि टेक्सटाइल्स के अंदर हिंदुस्तान काफी आगे था कभी, और आज जो है हिंदुस्तान वो मौका जो है, जाहिर सी बात है बिजनेस में बढ़ेगा। जब चाइना कमजोर हुआ, हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के सब कंसेप्ट हम लाए, और अब कहां कहां हम आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, अब तो सेमीकंडक्टर जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होता है, उसमें भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों की कमजोरी है, हिंदुस्तान के पास मौका है तरक्की करने का। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और दुनिया आज हिंदुस्तान की तरक्की को सल्यूट कर रही है। डेटा इसका गवाह है। बिल्कुल, डेटा इसका गवाह है। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट के लिए मैं शिवाजी और गोयल जी के पास आऊँ। गोयल साहब, अगर बिजली का बिल का भुगतान नहीं करती है तो पावर सप्लाई कब तक हम देते रहेंगे उनको? काटना चाहिए पावर सप्लाई? जी देखिए, अगर पेमेंट नहीं होती है, हालांकि मैं इसे एग्री नहीं करता कि पेमेंट नहीं होगी, अगर पेमेंट नहीं होती है तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना। आफ्टर ऑल कोई भी आदमी बिना पैसे के कब तक सप्लाई करता रहेगा? तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन फर्क पड़ेगा। बिल्कुल जी शिवाजी साहब। हाँ, देखो, बिल्कुल सच्चाई है जो गोयल साहब ने बताया कि आप बिना पैसे के तो कोई सामान नहीं दे सकते। मगर 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा मुकेश साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम कहते हैं श्रीलंका की और पाकिस्तान की, उनमें और बांग्लादेश में फर्क है। बांग्लादेश बैठा हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, जो 15 साल से कनेक्टिविटी खोल दी थी 1965 की रेल और रोड। तो हो क्या कहा था, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट जाने लगे। बिल्कुल बहुत आसान था, कलकत्ता आना, विशाखापट्टनम आना बड़ा मुश्किल था। तो अब उस पर लगाम लग सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप समझने की कोशिश करें, बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की। बिल्कुल। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है मुकेश साहब, कि आपको समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई है, उसका बहुत बड़ा जो देन था वो था शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, जो हमारे साथ कोऑपरेशन की, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप चिटागोंग हिल में जिनके एक प्रकार बेसिस थी, उनको खदेड़ दिया। और उससे आज क्या हुआ कि उल्फा है, एनडीएफबी है, केएलओएन से शांति है। मगर अब हमें डर है कि कहीं आईएसआई इसका फायदा ना उठाए। ये भी हमें लेकिन भारत भी तो कोलकाता और हावड़ा के जो बंदरगाह हैं वो बांग्लादेश को इस्तेमाल के लिए खोल देता है, उनके लिए भी जो यातायात आसान करता है। ये गिव एंड टेक है मुकेश साहब। मैं ये कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए, अगर वहां पर फंडामेंटल लेते हैं, उनको ये लगता है एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत बड़ा नुकसान करेंगे वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के। जिस प्रकार से बांग्लादेश की लोकेशन है, वो एक ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया में। अगर वो बीच में आके उसकी कनेक्टिविटी रेल रोड और दोनों पोर्ट इस्तेमाल उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, तो ये इट इज एडवांटेज टू इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें आगे समझना चाहिए। ये नुकसान बांग्लादेश को ज्यादा होगा, भारत तो सहन कर सकता है। ये समझना चाहिए बांग्लादेश की, जो कि अब ऐसे पगार पर चल रहा था कि वो 1971 के बाद आज उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, मगर अब अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गई, फंडामेंटल गवर्नमेंट आ गई, पाकिस्तान की आईएसआई की इन्फ्लुएंस हुई, तो फिर उसमें गिरावट आएगी और फिर गिरावट आएगी, जिसकी की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवाजी साहब आपका, गोयल साहब आपका, और आकाश जिंदल जी आपका हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन जो बातें हो रही है कि बांग्लादेश पर अगर लगाम कसना है तो उसके पावर सप्लाई को कट करो। लेकिन एक बात जो इस चर्चा के बाद सामने आई है कि कोई भी सरकार बांग्लादेश में आए, चाहे वो कितनी भी कट्टरपंथी, कितनी भी जिहादी सोच वाली हो, बिना भारत के सहायता के, बिना भारत के सहयोग के वो सरकार नहीं चला सकती, देश नहीं चला सकती। क्योंकि जिहादी मानसिकता भले ही आपकी रगों में हो, आपकी जुबान पे हो, लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है, बात जब खाने की आती है, बात जब पेट की आती है, तो आपको कटोरा लेकर के भारत के सामने ही आना पड़ेगा। इसलिए भारत आपकी ज़रूरत है और भारत के खिलाफ आप ज़्यादा दिनों तक अपने रंग में नहीं रह सकते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।